हेलो स्टूडेंट्स, जैसे वी हैव अनाउंस्ड दैट कि हम सामर्थ्य सीरीज जे की चालू कर रहे हैं, तो उसमें फिज़िक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक वन के कुछ एमसीक्यूज हम देखेंगे। तो ये है फर्स्ट एमसीक्यू। A parallel plate capacitor is completely immersed in a liquid having dielectric constant K. Find the force acting on a unit surface area of the plate from the part of liquid dielectric in constant with the plate। यानी किसी एक प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो। ये प्लेट 1, ये प्लेट 2 और ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है अंदर। अब आपको पता है किसी एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और यहाँ हमें जो फाइंड करना है, फाइंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है सिग्मा, एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर। तो इससे फोर्स हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे एरिया से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया चाहिए तो F1 बाय इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो F1 सिग्मा हो जाएगा Q बाय A, Q स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे फोर्स पर यूनिट एरिया करना है तो एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये आपको F1 मिला। ये फोर्स ड्यू टू प्लेट, ये जो दूसरी प्लेट है इसके कारण। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये भी फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स F2 हमें पता है कितना होता है, F1 बाय K। तो F2 Q स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर K। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा आपका F1 माइनस F2। तो F1 है Q स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर K। ठीक है, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया ही हमने लिया है, समझ में आ गया। तो हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया Q स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर कॉमन 1 माइनस 1 बाय K। तो Q स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर K माइनस 1 बाय K। Q हो जाएगा आपका CV, और कैपेसिटेंस आप लेंगे KCV, K स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर K माइनस 1 बाय K। तो एक K कट हो जाएगा आपका। अब ये K C स्क्वायर V स्क्वायर 2 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो तो ये एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा, इसे डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और ये डी स्क्वायर, और यहाँ बचा K माइनस 1। तो ये आपका C स्क्वायर हो गया जो C स्क्वायर के साथ कट। तो आपको क्या मिला, K V स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1 अपन 2D स्क्वायर। तो ये है आपका सही आंसर। ठीक है, ध्यान से देखो, पॉज करके भी देखो, हर स्टेप को मैंने ठीक तरीके से लिखा है ताकि आप समझ सको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट A टू पॉइंट B along the path AB in a uniform electric field of intensity 10 volt per meter. Side AB is 5 meter, side BC is 3 meter. Then the amount of work done. ठीक है,
अब BC आपको दिया है 3 मीटर, मेरा ये आपको दिया है 5 मीटर, तो डेफिनेटली ये 4 मीटर हो जाएगा। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। हम ए से बी पर जा रहे, तो वी बी माइनस वी ए, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये एंगल सपोज थीटा है, ठीक है, तो माइनस ई कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस ए बी, तो ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना दिया है 10, कॉस थीटा आपका होगा 4/5 और ए बी आपका है 5, तो ये हो गया -40 वोल्ट। तो वर्क डन यानी Q इंटू डेल्टा वी, वी बी माइनस वी ए, तो ये E है और ये -40 वोल्ट यानी -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फंडामेंटल अगर आपके क्लियर है तो आई डोंट थिंक कि कोई ट्रबल है इसमें। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 identical spheres, each having charge Q and radius R, are kept in a such a way that each touches the other two. Find the magnitude of electric force on any sphere due to two other sphere. ठीक है, तो ये इस तरह से आप सोच सकते हो, ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2, ये स्फीयर 3, ठीक है। अब ये मैं स्फीयर 1 लेता हूँ, 2, 3, तो 1 पर 2 का फोर्स इस डायरेक्शन में, 1 पर 3 का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब F12 एंड F13 इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/4πε0, बराबर दोनों चार्ज Q है तो Q², और डिस्टेंस कितना होगा, ये रेडियस R, ये रेडियस R, तो डिस्टेंस हुआ 2R, तो 2R का स्क्वायर हो जाएगा 4R², बराबर यानी Q²/16πε0R²। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर if I have two vectors, magnitude of two vectors and angle between them, so we can find the magnitude of resultant vector. The formula is √a² plus b² plus 2ab cos theta. So we are going to apply the same formula. Here theta is 60 degree. So resultant force on sphere 1 is √f12 square plus f13 square plus 2 f12 f13 cos theta. Here f12 and f13 are equal, so I can replace f13 by f12. So f12 square, f12 square 2 times f12 square, and your theta is 60. So cos 60 1/2, 2 cut. So it is √3 f12. So √3 Q² upon 16πε0R², ठीक है। So this is your answer. Okay. It is required to hold equal charges Q in equilibrium at the corners of square. What charge when
what charge should place at the center of the square will do this. यानी आपको Q चार्ज जो है वो स्क्वायर के हर कॉर्नर पर है, तो सेंटर पर आप कौन सा चार्ज पुट करोगे ताकि उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए. ठीक है. तो ये स्क्वायर है. बराबर किसी एक चार्ज को आप कंसीडर कर लो. मैं इसे 1 ले रहा हूँ, 2, 3, 4 और मैं 1 पर फोर्स फाइंड कर रहा हूँ. तो ये होगा F12, ये होगा F14, ये होगा F13. तो जो सेंटर वाला चार्ज है, सपोज सेंटर पर चार्ज कैपिटल Q है, तो उसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए. तो वो इन तीनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो सेंटर का जो फोर्स है वो उसे कंपेंसेट कर देगा. ठीक है. अब सपोज जो स्क्वायर है उसकी साइड में ले लेता हूँ A. तो F12 एंड F14, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? K, दोनों चार्ज Q तो Q स्क्वायर, उनके बीच का डिस्टेंस A तो A स्क्वायर. कूलम्स लॉ अप्लाई किया. ठीक है. अब F1, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स F13 की डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स F124 ले लेता हूँ मैं. ठीक है. तो अंडर रूट F12 स्क्वायर प्लस F14 स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रूट F12 हो जाएगा. तो √2 KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर. अब आप F13 फाइंड करो. तो K, दोनों चार्ज Q है तो Q स्क्वायर. अब ये स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? √2A, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर. ठीक है. अब ये वाला फोर्स और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो F1 बराबर जो F1 पर जो इन तीनों चार्ज का जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो दैट इज F124 प्लस F13. ठीक है. तो KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर कॉमन ले लो, तो √2 प्लस 1/2. तो ये आपको मिला F1 KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर 2 √2 प्लस 1/2. अब इतना फोर्स सेंटर से लगना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट. बराबर. तो वो फोर्स होगा K स्मॉल q कैपिटल Q. अब इनके बीच का डिस्टेंस अगर आपका डायगोनल √2 है तो उसका हाफ बराबर ये कितना होगा? √2A/2 यानी A/√2. तो A/√2 का स्क्वायर होगा A स्क्वायर बाय 2. तो ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा, तो K कट, एक Q कट हो जाएगा, A स्क्वायर कट हो जाएगा. ठीक है. तो Q आपको क्या मिलेगा? कैपिटल Q. तो ये 4 हो जाएगा, तो Q/4 2 √2 प्लस 1. और हमें पता है कि ये दोनों डिसलाइक चार्ज होने चाहिए, तो हमने स्मॉल q को पॉजिटिव लिया, तो कैपिटल Q नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है. तो दिस इज द आंसर. Let's discuss next question. A system consists of thin charge wire
ring of a radius r and a very long uniform charge wire oriented along the axis of the ring with one of its end coinciding with the center of the ring. The total charge on the ring is small q. The linear charge density on the straight wire is lambda. Evaluate the interaction force between the ring and the wire. ठीक है, तो आपके पास एक इस तरीके का ये सिस्टम है, समझो ये रिंग है बराबर, और ये आपका वायर है, इस पर चार्ज Q है, टोटल चार्ज, और इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। अगर ये इन्फानाइटली लॉन्ग होता बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्बडा अपन 2 पाई एप्सिलॉन आर, और ये सेमी इन्फानाइट है तो ये हो जाएगा लैम्बडा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी रेडियस आपको आर दी है बराबर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आर डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका एफ हो जाएगा क्यू ई, तो क्यू लैम्बडा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, क्यू लैम्बडा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नेक्स्ट, some equipotential surfaces are shown in the figure, the magnitude and direction of the electric field as, बराबर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये जो इक्विपोटेंशियल, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर है, तो ये इस तरह होगा। अब दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पर हम इस डायरेक्शन में जाते तो 20 से 30, 30 से 40 तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है बराबर। अब ये 90 डिग्री होगा, थीटा आपको 30 दिया है, ये 30 है, समझ में आया? ये एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर, तो ये 90 और ये 30, तो ये कितना होगा 60 होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो होगा E cos 60 बराबर। अब ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, तो डेल्टा V मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, E cos थीटा इंटू डिस्टेंस दैट इज 0.1, तो आपका E होगा डेल्टा V cos थीटा इंटू 0.1, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, थीटा 60 है तो cos 60 1/2 इंटू 0.1, तो ये हो गया 200, तो ये 200 वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स के साथ, तो ये 120 होगा ना, तो 200 वोल्ट पर मीटर, उसका मैग्नीट्यूड और एंगल 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द accompanying डायग्राम C1 आपको दिया है 3 माइक्रोफैराडे, C2 6 माइक्रोफैराडे, C3 9 माइक्रोफैराडे, C4 12 माइक्रोफैराडे, C5 15 माइक्रोफैराडे है, C6 18 माइक्रोफैराडे है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एंड्स A एंड B, तो पहले ये दोनों कंसीडर करो, तो ये पैरेलल में है, ठीक है। तो C6 5 यानी 6 और 5 का कितना होगा, तो ये पैरेलल में है तो एडिशन हो जाएगा C6 प्लस C5,
C6 कितना है 18 एंड C5 कितना है 15, तो ये हो गया 33 माइक्रो फैराडे। ठीक है, अब उसके साथ ये C3 जो है ये भी पैरेलल में हो जाएगा, तो C365, तो 33 प्लस C3 दैट इज 9, तो 42 माइक्रो फैराडे। तो ये पूरा जो स्क्वायर है ये, इसका आंसर आपको मिला 42 माइक्रो फैराडे। अब ये C4 के साथ सीरीज में हो जाएगा बराबर, तो वो जो मिलता है उसे मैं C डैश लेता हूँ, तो 42 और C4 की वैल्यू है 12 इंटू 12 अपन 42 प्लस 12, तो इस तरह से आपको ये C डैश मिल गया। अब ये जो C डैश है ये C2 के साथ पैरेलल में होगा बराबर, ये जो पूरा आंसर मिला तो C डबल डैश इज इक्वल टू C डैश प्लस C2 कर लो बराबर, और ये जो आंसर है ये C1 के साथ सीरीज में है बराबर, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C डबल डैश इंटू C1 C डबल डैश प्लस C1, तो ये जो आपको रिजल्टेंट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में है C6, तो उनका एडिशन किया, फिर C3 पैरेलल में है तो 33 के साथ 9 ऐड कर दिया 42। अब ये जो आंसर आया ये C4 के साथ सीरीज में जाएगा, तो उससे C डैश मिला। फिर ये जो C डैश है, C डैश इसका आंसर है, ये C डैश है, वो C2 के साथ फिर पैरेलल में है तो एडिशन किया, तो उससे C डबल डैश मिला। C डबल डैश फिर C1 के साथ सीरीज में है। ओके, a spherical capacitor has an inner sphere of radius 12 centimeter and outer sphere of radius 13 centimeter. The outer sphere is earth and the inner sphere is given charge 2.5 microcoulomb. The space between the concentric spheres is filled with a liquid of dielectric constant 32. Determine the potential of inner sphere. ठीक है, तो आपको इनर स्फीयर की रेडियस है 12 सेंटीमीटर यानी 0.12 मीटर, आउटर स्फीयर जो है उसकी रेडियस आपको दी है 13 सेंटीमीटर 0.13 मीटर। चार्ज ऑन स्फीयर क्या है, इट इज 2.5 माइक्रोकूलम। The space between the concentric sphere is filled with dielectric constant K 32। तो पहले आपका ये स्फेरिकल कैपेसिटर हुआ, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K A B अपन B माइनस A। तो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू पावर 9, K आपका है 32, A आपका है 0.12 और B आपका है 0.13 और ये डिफरेंस है 0.01, तो इससे आपको C मिल गया। ठीक है, अब आपको Q भी दिया है और आपको फाइंड करना है पोटेंशियल, तो डेल्टा V जो पोटेंशियल, क्योंकि एक को तो आपने ग्राउंड किया है तो ये हो जाएगा Q बाय C। तो आज इस तरह से आप Q बाई C ये जो मिलेगा आपको, ये जो जिसे अर्थ नहीं किया है वो जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल होगा। फिर 3 कैपेसिटर A B C are connected in a circuit as shown. What is the charge in microcoulomb on capacitor B? ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए,
तो इसका आंसर 7 माइक्रो फैराडे। ठीक है, ये दोनों ओपोजिंग कंडीशन में है बराबर, तो इनका रिजल्टेंट ईएमएफ हो जाएगा 1 वोल्ट। तो ये इस तरह से हो गया, ये 1 वोल्ट और ये दोनों फिर सीरीज में हो जाएगा। समझ में आया? आपको फाइंड करना है what is the charge in microcoulomb on capacitor B। तो ये 1 वोल्ट हो गया और ये तो ये 1 वोल्ट है, ये इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फैराडे है और इसका कैपेसिटेंस है 7 माइक्रो फैराडे। तो ये सीरीज में हो गया 7 माइक्रो फैराडे। अब 7 माइक्रो फैराडे के अक्रॉस, ये सीरीज में है तो आप 7 माइक्रो फैराडे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये फाइंड कर सकते हैं। ये सपोज मैं C1 लेता हूँ और ये C2 लेता हूँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में Q से, ठीक है, तो अगर V की जो फॉर्मूला है Q/C बराबर, तो Q दोनों में सेम है तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो हमें इसके अक्रॉस चाहिए, तो V2 क्या होगा C1V अपन C1 प्लस C2। तो आपका C1 है 2 × 1, अपन दोनों का एडिशन करो तो वो हो जाएगा 9, तो V2 आपको मिला 2/9। तो 2/9 बराबर B और C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज ऑन 3 माइक्रो फैराडे, तो उस पर उसके पास पोटेंशियल कितना है 2/9 × 3, 2/3 माइक्रो कूलम। ठीक है, 3 identical capacitors, each of capacitance C are connected in series with battery of EMF V volt। तो आपके पास 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस C है और उनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया है विथ बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट, और इससे आप चार्ज करोगे तो सीरीज में आपको पता है तीनों पर पोटेंशियल V/3 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 होगा, तो ये V हो जाएगा। नाउ द बैटरी इज रिमूव्ड एंड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल combination बराबर with positive terminals at one point, negative terminals at other point। अब इन तीनों को आप पैरेलल में कनेक्ट करो, पर पैरेलल में आपका पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम बराबर, तो आपका पोटेंशियल कितना आएगा V/3। पैरेलल में पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ठीक है, 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, कितने कैपेसिटर है 6 बराबर, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। तो सब पैरेलल में जब आप चार्ज करोगे तो सबको सेम पोटेंशियल मिलेगा, तो 6 है तो ये आपको मिला 10 वोल्ट। समझ में आया? देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बराबर फ्री प्लेट्स, अब इन्हें आप सीरीज में कनेक्ट करते हो इस तरह से बराबर, तो ये फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट कैपेसिटर है 6, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आपको एडिशन ही करना है, ये V1 प्लस V2 एंड सो ऑन V6, तो सब 10 है तो ये आंसर होगा 60 वोल्ट। तो सारे क्वेश्चंस बेसिक फंडामेंटल पर ही है। The resultant capacitance between the points A and B in the figure, तो ये आपको पता है कि देखो ये पॉइंट A ही कंसीडर होगा
तो ये ए हो गया क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। अगर इसे मैं सी लेता हूँ तो ये भी सी हो जाएगा और ये बी। अब आप देख सकते हो ये 5 माइक्रोफेराड है ए और सी के बीच है, 10 माइक्रोफेराड है ए और सी के बीच है, 15 माइक्रोफेराड है ए और सी के बीच है, यानी ये तीनों पैरेलल में हो गए बराबर। तो इन तीनों का कैपेसिटेंस ए सी बराबर 5 + 10 + 15, तो ये हो गया 30 माइक्रोफेराड। अब ये 30 के साथ फिर ये 30 पैरेलल सीरीज में आ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट 30/2 15 माइक्रोफेराडे, 15 माइक्रोफेराडे। ठीक है। Capacitor is charged to store energy U. The charging battery is disconnected and identical capacitor is now connected to first capacitor in parallel. The energy in each of the capacitor, यानी पहले आपने चार्ज किया कैपेसिटर को, एक कैपेसिटर को चार्ज किया तो उसकी एनर्जी है हाफ CV² या यू कैन राइट Q²/2C। ठीक है। अब आप उसे दूसरे सेम अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हो तो एनर्जी इन ईच ऑफ द कैपेसिटर, तो जब कनेक्ट करोगे तो दोनों पर चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आपका टोटल चार्ज था Q जो इक्वली डिवाइड हो गया Q/2, तो U1 U2 क्या हो जाएगा U/2 का स्क्वायर अपन 2C, यानी 1/4 Q²/2C, यानी U/4। तो अगर इसमें आपको एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर पूछा जाए तो आंसर है U/4। पर अगर आपको ये पूछा जाए कि एनर्जी, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ओके, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो ये हो जाएगा U1 + U2, तो U/4 + U/4, सो इट इज U/2। तो ये भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है आपको। Two metallic sphere of radii A and B are separated by distance as shown. The capacity यानी कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। अब मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ 1 और ये पॉइंट में ले रहा हूँ 2, तो पॉइंट 1 पर पोटेंशियल क्या होगा? पॉइंट 1 पर पोटेंशियल, तो के दोनों पर सपोज इस पर +Q चार्ज है, इस पर -Q चार्ज, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, तो K चार्ज Q डिस्टेंस A, दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल K - Q बराबर, और ये D डिस्टेंस पर है तो D, तो ये क्या हो गया KQ/A - KQ/D। अब इसी तरह से V2 फाइंड करो, तो नेगेटिव चार्ज के कारण -KQ/B और पॉजिटिव चार्ज के कारण KQ/D, ये डिस्टेंस D है। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है V1 - V2, तो KQ/A - KQ/D, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा KQ/B - KQ/D। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस KQ अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1/A बराबर, ये दोनों सेम हो गए, +1/B - 2/D, ये 2 टाइम्स है इसलिए,
तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला V बराबर, यानी Q अपन 4πε0 1/A प्लस 1/B माइनस 2/D। तो आपका कैपेसिटेंस C हो जाएगा Q/V, यानी 4πε0 1/A प्लस 1/B माइनस 2/D। तो 1/A प्लस 1/B माइनस 2। ठीक है। A parallel plate capacitor is constructed using three different dielectric materials as shown in figure. What is the capacitance across P and Q? यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो आपको C1, C2, C3 का कैपेसिटेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो C1 क्या होगा? अब ये प्लेट हाफ है तो A/2, ठीक है। फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू K1, और ये पूरा T है, T। तो ये हुआ A एप्सिलॉन नॉट K1 अपन 2T। सिमिलरली C2 फाइंड करूँ तो इसमें प्लेट भी हाफ है और ये T/2 हो जाएगा। तो A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपन T/2, तो 2 कट हो जाएगा। A एप्सिलॉन नॉट K2 अपन T। और इसी तरह से C3 फाइंड करूँ तो सिर्फ चेंज क्या आएगा, K2 की जगह K3 आ जाएगा। तो A एप्सिलॉन नॉट K3 अपन T, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में है और उसका जो आंसर है पैरेलल में। सीरीज में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से ये दोनों पहले पैरेलल में क्यों आए? क्योंकि चार्ज डिवाइड होता है इन दोनों में, इसलिए। अब इसका चार्ज इसमें जा रहा है इसलिए ये सीरीज में है और इसका आंसर इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है। तो सीरीज में 2 और 3 सीरीज में है, तो 1/C2 3 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो T अपन A एप्सिलॉन नॉट K2 प्लस T अपन A एप्सिलॉन नॉट K3। तो T अपन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो 1/K2 प्लस 1/K3। तो आपका C2 3 हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपन T K2 K3 अपन K2 प्लस K3। अब ये C2 3 जो है वो C1 के साथ, तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 3, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो A एप्सिलॉन नॉट K1 अपन 2T प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय T K2 K3 अपन K2 प्लस K3। तो आपका A एप्सिलॉन नॉट बाई T कॉमन K1/2 प्लस K2 K3 K2 प्लस K3, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। ठीक है। 16 the equivalent capacitance across AB is। तो ये दोनों सीरीज में है तो इसका आंसर होगा 4। ये 4 और ये 4 पैरेलल में है तो ये हो गया 8। फिर 8 इस 8 के साथ सीरीज में तो 4, ये 8 और ये 8 सीरीज में तो 4 और 4 पैरेलल में हो जाएगा 8, और ये फिर 8 सीरीज में आएगा तो आंसर हो जाएगा 4। समझ में आया? फिर से ये 6 और 12 सीरीज में है तो इसका आंसर 4,
4 के साथ पैरेलल में है तो 8 के साथ सीरीज में हो जाएगा तो 8 सीरीज में है तो 4 पैरेलल में है तो 8 और 8 एंड 8 सीरीज में 4। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। तो आपको पता है कि ये वेस्टर्न ब्रिज है और वेस्टर्न ब्रिज में अगर सारे कैपेसिटेंस सेम है तो आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस वही होता है। An insulated sphere of radius r has uniform volume charge density rho. The electric field at a point P inside the sphere at distance r from the center। ठीक है, तो ये आपका स्फीयर है बराबर, और आपको इनसाइड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब आपका जो स्फीयर है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बराबर, एक ये स्फेरिकल सेल और ये r रेडियस का स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। पर आपको पता है जो स्फेरिकल सेल है तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बराबर, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा दैट इज ड्यू टू दिस स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये वाला जो स्फीयर है उसके कारण ही मिलेगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्फीयर का k, स्फीयर के अंदर का चार्ज q है r²। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट r²। अब चार्ज क्या होगा तो रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, तो 4 पाई कट, तो आपको क्या मिला रो r अपन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r अपन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, an insulated conductor initially free from charge q is charged by repeated contact with a plate which after each contact is replenished to a charge q from electrophorus। If q is the charge on conductor after the first operation, find the maximum charge which can be given to the कंडक्टर इन दिस वे। तो आप ये सोच सकते हो ये वो कंडक्टर है और ये प्लेट है बराबर, तो प्लेट के पास चार्ज क्यू है इनिशियली बराबर, इंसुलेटेड कंडक्टर इनिशियली फ्री फ्रॉम चार्ज। अब इसे जब आप इसके कांटेक्ट में लाओगे तो सपोज इस पर चार्ज क्यू आया तो इस पर चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q माइनस Q। अब जब आप सेपरेट कर रहे हो तो आपको पता है दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब अगर इसका कैपेसिटेंस C1 ले लूँ, इसका कैपेसिटेंस C2 ले लूँ, तो ये हो जाएगा Q/C1 और ये कैपिटल Q माइनस स्मॉल q/C2। ठीक है, तो C1/C2 ये हो गया Q अपन कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बराबर। जब आप मैक्सिमम, आप इस पर कितना मैक्सिमम चार्ज एस्टेब्लिश कर सकते हो, जब उस पर चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा तो उसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल जितना सेम हो जाएगा बराबर, और इसलिए पोटेंशियल सेम हो जाएगा पर तब इस पर चार्ज, हर बार आप इस पर क्यू चार्ज एस्टेब्लिश करते हो बराबर, तो उस पर चार्ज सपोज जो फाइनली जो मैक्सिमम चार्ज है क्यू मैक्स बराबर, तब पोटेंशियल ये C/C1 बराबर, तब इस पर चार्ज, क्योंकि इस पर मैक्सिमम चार्ज है और अब एस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा है तो इस पर चार्ज Q ही रहेगा, तो Q/C2। तो आपका Q मैक्स हुआ C1/C2 इंटू Q। तो C1/C2 आपका है स्मॉल q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q और ये कैपिटल Q। तो कैपिटल Q स्मॉल q इस तरह से। ठीक है,
तो 3 concentric spherical conductor are as shown in figure. Determine the equivalent capacitance of the system between A and B. A और B के बीच का, तो लिसन, यहाँ जो C है ये ग्राउंड किया हुआ है बराबर। अब एक B के साथ मैं ये सोच सकता हूँ कि एक इन्फानाइट डिस्टेंस पर B के साथ जो कैपेसिटर बनाएगा, तो ये इन्फानाइट डिस्टेंस पर है तो इसका भी पोटेंशियल जीरो बराबर। तो A और B के बीच जो कैपेसिटर है, A और B ये वाला जो रीजन है, तो उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपन B माइनस A। फिर B और C बराबर, इसे मैं ले लेता हूँ C1, ये C2, तो C2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी C माइनस B। और ये C3 जो, ये C जो है इसके लिए ये सिंगल कंडक्टर वाला कैपेसिटर बनेगा, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो इन्फानाइट डिस्टेंस पर है, तो सिंगल कैपेसिटर होगा, तो ये C3 हो गया। अब आप समझो C1 जो है बराबर, तो ये पॉइंट A है, A पॉइंट, A पॉइंट के साथ ये B प्लेट बराबर, ये B प्लेट वाला कैपेसिटर और ये A, यानी ये आपका हो गया C1, ठीक है। इसी तरह से ये B और C से जो बनता है बराबर A और B के बीच, तो ये आपका C2 होगा बराबर, इसकी रेडियस B है और इसकी रेडियस C है। समझ में आया? अब ये जो A है ये ग्राउंड किया है तो इसका पोटेंशियल जीरो है, तो इसी तरह से हमने ये जो C3 कंसीडर किया है बराबर, तो उसकी ये प्लेट इन्फानाइट वाली प्लेट जो ग्राउंड की हुई है, और ये C और ये C और C कनेक्टेड, तो ये हो गया आपका C3, ठीक है। तो अब C1 और C3 सीरीज में है और उसके साथ C2 पैरेलल में, तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C1 C3। बस इसमें ये वैल्यू पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, पर यही समझना सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो इसी तरह से हम एवरी वीक आपको एक एक चैप्टर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे इस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्व किया, तो आपको नई नई प्रैक्टिस मिलती जाएगी, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना।